आपको एक बार अगर रिजेक्ट आ गया then it becomes very difficult for you to actually get a visa again. यार हम लोग कैश में आपको पैसे हमें दे दो, हम आपके फंड्स दिखा देंगे. बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर के आईटीआर को रिवाइज करवा करके they try to create documentation. तो ये सब घपलाबाजी करने से बहुत बड़ा रिस्क है स्टूडेंट को. एक और बड़ा पार्ट है which is while filing your visa, हमें अपने फाइनेंशियल शो करने होते हैं. राइट तो आपका जो कंसल्टेंट है वो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही आपके फाइनेंशियल्स वेरीफाई करें. फिर वो आपका जीएस रिव्यू टाइम पर आपका अगेन फाइनेंशियल्स वेरीफाई हो होंगे और वीजा टाइम पे दोबारा से. तो ये बच्चों को भी कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि यार बार बार सेम ही डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और वही बैंक स्टेटमेंट्स रिफ्रेश करके बार बार देता जा रहा हूं. सो आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस गाइस. तो वी शुड नॉट गेट फ्लस्टर्ड बाय इट. एक बार आप वो जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. श्योर. सो बेसिकली फाइनेंशियल मैट्रिक्स में देयर विल बी 4 पार्ट जो हमें बच्चे को कवर करने होते हैं. टिपिकली पहला हो गया आपका ट्यूशन फी जो पूरा एंटायर ड्यूरेशन का रहता है. सो 1 ईयर ट्यूशन फी. बिल्कुल. तो इस बच्चे के केस में इसका 38,400 है. एंड कमिंग डाउन तो ओएचएससी का अमाउंट दैट वी आर टेकन फ्रॉम द ऑफर लेटर. सो जो कि यहाँ पे आ गया है. एंड टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करी फॉर वीजा दैट वुड बी दिस मच. एंड कमिंग डाउन फॉर द लिविंग, सो वी हैव कवर्ड द ट्यूशन फी फॉर एंटायर ड्यूरेशन ओएचएससी, देन द लिविंग amount that we have discussed. Living also for 1 year, which updated over here 29,710 Australian dollars. And we have to show travel. So we have to show the travel amount कि एक साइड का airfare का ticket. So the amount would be coming under 2504 AUD. If I am calculating all the amount that coming under 17k AUD. 70,614 AUD आया अभी इस बच्चे के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले. तो हमने बेसिकली दिखाया ट्यूशन कॉस्ट, yes. OSHC, लिविंग एंड ट्रैवल कॉस्ट. 4 चीजें हैं जो हमने दिखाई हैं जिनका टोटल बना करके इज द टोटल अमाउंट वील हैव टू शो एज पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल्स. एंड if I have to talk about broadly, what are the kind of financials which are acceptable? Any thoughts on that? आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया सेविंग, दूसरा आपका एफडी हो गया, तीसरा आपका एजुकेशन लोन हो गया. अब ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज है, एजुकेशन लोन अंडर आपका कोलेटरल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही होना चाहिए. इफ यू आर टेकिंग अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड इज एक्सेप्टेबल. आप सपोज मेरे पापा के इनकम है 50,000 रुपए महीने की और हम एक लोन ले रहे हैं 35 लाख रुपए का जो रिक्वायरमेंट है. अब उसका जो रीपेमेंट है 35 to 40 के. अब मेरी इनकम ही मेरे पापा की 50,000 रुपए है. सो उस केस में अनसिक्योर्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल. बट मेरे पापा के इनकम 2 लाख रुपए, मेरे पापा की आईटीआर 15 लाख 20 लाख है, तो अनसिक्योर्ड लोन इज आल्सो एक्सेप्टेबल इन दैट केस. सो बेसिकली इसके अंदर आपको अपने कंसल्टेंट के साथ थोड़ा सा प्रॉपर रिव्यू करने की जरूरत है कि यार बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंडीशंस, बट ब्रॉडली सेविंग्स अकाउंट्स, एफडीज and education loans, both secured and unsecured can be acceptable under different scenarios. So I think that is very very important to understand. And one thing is because बहुत सारे scams होते हैं. I see a lot of small towns में बड़े सारे agents हैं who are trying to provide कि यार हम लोग कैश में आपको पैसे हमें दे दो, हम आपके फंड्स दिखा देंगे. तो ये सब घपलाबाजी करने से बहुत बड़ा रिस्क है स्टूडेंट को. आपको एक बार अगर रिजेक्ट आ गया then it becomes very difficult for you to actually get a visa again. So make sure that you are going through this process absolutely cleanly, absolutely truthfully. आपके ऊपर आपकी प्रोफाइल पे कोई भी ब्लैक स्पॉट ना है, बिकॉज अब सारी कंट्रीज लिंक्ड है. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट जिसका एक रिजेक्ट आ जाता है टू गेट अ वीजा इन एनी कंट्री. यस इट इज. सो कमिंग टू अ पॉइंट कि अब कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है. अब यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं मेरे पेरेंट, मेरे सिबलिंग्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट. दे कैन स्पॉन्सर अप टू 100%. अब सपोज मेरे अगर अकाउंट में ये पैसा है सो मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास पैसा कहाँ से, सोर्स ऑफ फंड्स क्या थे. यस. सो वी कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल एंट. दे कैन स्पॉन्सर अप टू 30 to 40%, बट देयर वुड बी अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर ईच एंड इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज. जैसे पापा के साइड से कौन आते हैं, बुआ आ गई हमारी और चाचा आ गए. मम्मी के साइड से मामा और मौसी. सो ओनली इनिशियल. अब ऐसा नहीं कि मामा की शादी हो गई है तो एक जो लेडी आई है तो वो भी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती हैं, केवल मामा कर सकते हैं उस केस में. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट कि कैसे हम पैसा और कौन स्पॉन्सर कर सकता है. मैंने ये भी चीज नोटिस करी है कि अगर हमारे पेरेंट्स की आईटीआर 12 लाख से कंबाइंड आईटीआर 12 लाख से कम है, तो हमारा जो जेन्युइन स्टूडेंट का जो असेसमेंट है मोस्ट स्टूडेंट्स मीट नहीं करते हैं. तो वो यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट कर देती हैं, उनका जीएस रिजेक्ट हो जाता है. इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स एटलीस्ट 12 लाख की एनुअल इनकम की आईटीआर फाइल कर रहे हैं. बिल्कुल. इमीडिएट प्रीवियस ईयर की, बिकॉज बहुत बच्चे क्या करते हैं वो प्रीवियस ईयर की आईटीआर को रिवाइज करवा करके दे ट्राई टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन. तो लास्ट ईयर की अगर आईटीआर है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होती. तो आई थिंक इट्स एन slightly more complicated process. आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें, but don't try to take a shortcut. That's the core message. So
I think we have now, discussed most of the pointers. Students should be fully aware of the entire journey. So thanks Manish ये financial matrix समझाने के लिए. Yes. And any student who wants to understand or get a copy of this, just comment matrix in the comments below, and we'll send you the link to the financial matrix so that you can use it to plan out your own financials. So Manish, हम लोग जैसे वीजा फाइलिंग करते हैं तो what are the minimum documents required for visa filing? So दोस्तों, we have discussed this topic in our next video. So subscribe to our channel and stay tuned.